महाकालेश्वर मंदिर में इस वर्ष एक साथ रूप चौदस एवं दीपावली पर्व भस्म आरती में एक साथ मनाए जाएंगे। मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि इस वर्ष 31 अक्टूबर को दो तिथियां एक साथ आ रही हैं। इसी वजह से बाबा महाकाल को सुबह भस्म आरती में परंपरा अनुसार रूप चौदस के उपलक्ष्य में पुजारी परिवार की महिलाओं द्वारा उपटन लगाया जाएगा। इसके बाद में अन्नकूट लगाकर प्रतीकात्मक रूप से फुलझड़ी जलाकर दीपावली पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि इस वर्ष प्रातः काल में रूप चौदस की तिथि लग रही है, शाम को अमावस तिथि प्रारंभ हो रही है। इसी वजह से रात्रि में भी बाबा महाकाल की आरती में दीप उत्सव पूरे भारतवर्ष से पूर्व परंपरा अनुसार मनाए जाएंगे। इसके बाद में पूरे भारतवर्ष में दीपावली पर्व मनाया जाएगा। सुबह चौदस होगी, जिसे रूप चौदस कहते हैं। तो रूप चौदस के पर्व में जो परंपरा रही है भगवान महाकाल मंदिर की भस्म आरती की, वो पूरी निर्वाह होगी। भगवान का उपटन होगा, भगवान को अभ्यंग स्नान होगा। महाकालेश्वर के ऊपर परंपरा अनुसार पुजारी परिवार की महिलाएं भगवान का उपटन लगाकर और भगवान का रूप को निखारेंगे और फिर कपूर आरती महिला वर्ग करेगी। ये परंपरा है, पुजारी परिवार की महिला करती आई है और वही इसका पर्व का धर्म निभाती है। महाकाल में अन्नकूट भोग भी रूप चौदस पे होता है। ये पर्व एक दिन पूर्व हो जाता है शहर से, क्योंकि रूप चौदस जो है वो पर्व पहले मनाते हैं, दीप महोत्सव भी पहले मनाते हैं। तो सुबह प्रातःकाली भस्म आरती में अन्नकूट भोग भी पुजारियों की ओर से और भक्तों की ओर से लगेगा और उसी में जब भस्म आरती होगी तो साथ में फुलझड़ियों का भी भगवान को जलाई जाएगी, जिससे कि दीप महोत्सव का पर्व भी साथ में मनाया जाए। भगवान का श्रृंगार वगैरह ये सब परंपरा अनुसार है और परंपरा अनुसार इसको निर्वाह करेंगे। बक्सी रोड पर वर्मा कॉलोनी में 19 अक्टूबर की रात पिस्टल दिखाकर दहशत फैलाने का प्रयास करने वाले दो बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बदमाशों से पिस्टल व चाकू बरामद किया गया है। बदमाशों का फुटेज भी सामने आया था। दोनों बदमाशों का पुलिस ने उसी क्षेत्र में ले जाकर जुलूस भी निकाला जहां दहशत फैलाई गई थी। पवासा थाना क्षेत्र की वर्मा कॉलोनी में रहने वाला सतीश नरवरिया घर से किराना दुकान संचालित करता है। 19 अक्टूबर की रात दुकान के सामने कुछ बदमाश गाली गलौज कर रहे थे। उसने दुकान के बाहर लगे कैमरों को देखा तो दो बदमाश पिस्टल लहराते दहशत फैलाने का काम करते हुए दिखाई दिए। 20 अक्टूबर को सतीश ने शिकायती आवेदन देकर पुलिस को शिकायत की। बदमाशों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला एसपी प्रदीप शर्मा के पास पहुंचते ही बदमाशों की धरपकड़ के निर्देश जारी किए गए। पवासा पुलिस ने बदमाशों की पहचान अशोकनगर में रहने वाले पवन पिता लल्लन चौहान को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने अपने साथी नितिन पिता बाबूलाल बोड़ाना 21 निवासी हीरा मिल की चाल का नाम कबूल कर लिया। पवन ने पुलिस को बरगलाते हुए पिस्टल नकली लाइटर वाली होना बताया। उसने पुलिस को नकली पिस्टल भी जब्त करवाई, लेकिन फुटेज से मिलान करने पर सामने आया कि पवन झूठ बोल रहा है। पुलिस उसके साथी की तलाश में छुटी हुई थी, जिसे मंगलवार रात विक्रमनगर उद्योगपुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से चाकू भी बरामद हुआ। उससे पिस्टल के साथ एक जिंदा राउंड बरामद हुआ है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं दोनों बदमाशों को वर्मा कॉलोनी अपराध की तस्दीक के लिए ले जाया गया, जहां दोनों का जुलूस निकाला गया। इसके बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। दोनों बदमाशों के खिलाफ पूर्व में भी 3 अपराध मामले दर्ज हैं। बड़नगर के ग्राम दुलांचा खेत पर बने टीम सेट के पीछे बड़नगर पुलिस ने टीम के साथ दबिश देकर 10 पेटी जहरीली अवैध देसी प्लेन शराब के साथ एक आरोपी रघुवीर सिंह पिता मेहरबान सिंह राजपूत शराब तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अंद्रयास कटारा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई थी। टीम की कमान उप निरीक्षक ML रावत को दी गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी टीम के साथ आरोपी को जहरीली शराब के साथ धर दबोचा। आरोपी ने आगामी त्योहारों को देखते हुए अवैध शराब को बिक्री के लिए खेत पर छुपा रखा था, जिसे जब्त किया गया। जब्त की गई शराब की कीमत 40,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पत्रकार वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपी रघुवीर सिंह के संपर्क अवैध तस्कर बड़े गिरोह के साथ में भी थे। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ में लगी हुई है। मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि थाना प्रभारी अंद्रयास कटारा के आते ही शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका उप निरीक्षक ML रावत, सहायक उप निरीक्षक दिनेश निनामा, प्रधान आरक्षक शहजाद खान, प्रधान आरक्षक संग्राम सिंह, आरक्षक दिवाकर शर्मा, स्वरूप हिरवे, गिरधारी कनेर,
सतीश राठौर की सराहनीय भूमिका रही। यह कार्रवाई उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पल्लवी शुक्ला, वहीं एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार, थाना प्रभारी अद्रियास कटारे के मार्गदर्शन में की गई है। और टीम के द्वारा सतत मुखबिर लगाए गए थे। उन मुखबिरों के सूचना पर इंगोलिया पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मुखबिर द्वारा कि ग्राम दुनालजा में किसी खेत में आरोपी रघुवीर पिता मेहरबान राजपूत दुनालजा का अवैध रूप से शराब का भंडारण कर रखा था। सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा त्वरित जाके दबिश दी। आरोपी के कब्जे से 10 पेटी वेन मदिरा मिली और उसकी गिरफ्तार करके उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया। उज्जैन के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व वकील मकसूद अली से साइबर ठगी के प्रयास का मामला सामने आया है। उन्हें बुधवार दोपहर को कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है, 1 लाख रुपए दे दो तो उसे छोड़ दिया जाएगा। हालांकि मकसूद अली ने रुपए का लेन देन तो नहीं किया। मकसूद अली ने बताया कि उनके पास व्हाट्सएप नंबर 9230357040 से फोन आया। फोन करने वालों ने मकसूद अली को उनके बेटे की गिरफ्तारी की जानकारी दी। कहा कि उनका बेटा दोस्तों के साथ फंस चुका है और हमने उसे अरेस्ट कर लिया है। अगर छुड़वाना चाहते हो तो तुरंत 1 लाख रुपए गूगल पे नंबर 7902136158 पर ट्रांसफर कर दो, नहीं तो बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। हालांकि जिस समय फोन आया उस दौरान मकसूद अली का बेटा सईद घर पर ही था, इसलिए फेक कॉल की जानकारी लगते ही मकसूद अली ने उन्हें बातों में उलझाया और करीब 6 मिनट तक बातचीत करते रहे। आखिरी में जब उन्हें पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तब जाकर कॉलर ने फोन काट दिया। बता दें कि पूर्व में भी उज्जैन में बदमाशों ने खुद को सीबीआई अफसर बताकर एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 51 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी कर ली है। आरोपियों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी थी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का डर भी बताया था। बैंक के रिटायर्ड अधिकारी से 50 लाख से अधिक एवं फिर हिंदुस्तानी कॉपर लिमिटेड के अधिकारी के साथ करोड़ों रुपए की हुई ठगी के मामले में अभी सभी आरोपी पकड़ाए भी नहीं हैं। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। क्यों कहाँ पर बने तू? हवलदार लड़की को साइड पे बैठाओ। हाँ जी भैया जी बोले, क्या करना है आपके बेटे का, आपके लड़के का अरमान का, क्या करना है इसका? क्या हुआ क्या भाई साहब, बता दो हुआ क्या? हुआ ये भाई साहब, इसको भी हमने पकड़ा कुछ दोस्तों के साथ, कुछ लड़कों के साथ में पकड़ा है। ये लड़कों के साथ में हमने पकड़ा है ना, वो लड़कों ने कुछ 4-5 दिन पहले लड़की के साथ रेप किया था, तो रेप केस में पकड़ा गया। अभी बताइए करना है क्या इसका? अरे भाई साहब ये तो गलत हुआ, तो बताइए तो भाई साहब क्या करें, बताओ कहाँ पर? कभी कोई बात कर रहा है, कभी कोई बात करे, एक आदमी बात करे ना, कोई इतना फालतू टाइम नहीं मेरे पास है, एक को बार समझाऊं मैं। ये तो ये घटना कहाँ की है भाई साहब? ये घटना बहुत दूर की है, छोड़ दे आप इस घटना को, छोड़े भी आपके बाप ने लड़के का बोले, क्या करना है इसका? नहीं तो ये घटना कहाँ की ये तो बताइए भाई साहब। आपको घटना जाननी है या आपको आपका बच्चा चाहिए, ये बताएं मुझे आप। नहीं बच्चा चाहिए ना, बताइए ना भाई साहब क्या करना। तो इसका फाइन भर दें आप, इसका जो फाइन भरे 1 लाख रुपए, इसको मैं भेज देता हूँ। बोले क्या करना है अभी? तो 1 लाख रुपए कैसे दूँ भाई साहब, बताओ। अभी तो मेरे पास इतने नहीं, 50,000 रुपए हो जाएंगे अभी। ये नंबर लिखे, गूगल पे वाला नंबर लिखे, इसमें आप ऑनलाइन ट्रांसफर करें, इसको मैं भेज देता हूँ। नंबर लिखे आप। बताइए नंबर बताइए। ये नंबर लिखे आप। तो ये गूगल तो मैं चलाता नहीं भाई साहब। क्या चलाते हो? मैं गूगल नहीं चलाता हूँ। मैं क्या चलाते हो? मैं भाई साहब गूगल चलाता ही नहीं। मैं तो मतलब वो करता हूँ मैं तो, मतलब मेरे पास ये पेमेंट ये वाला नहीं है भाई साहब। ये मोबाइल वाला पेमेंट नहीं रखता हूँ भाई साहब, अकाउंट वाला रखता हूँ मैं तो। अकाउंट का जो रहता है दुकान पे जाके करा दो। ये भाई साहब दुकान पे जाके करा दो, दुकान पे जाके तो भाई साहब इसको फिर आप पैसे तो आप छोड़ोगे समय, ये कैसे हो जाएगी पुष्टि कि आप छोड़ दोगे? हम इसको छोड़ देंगे, आप फाइन भर दो, इसको हम छोड़ देंगे। नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा भाई साहब? आपको आपकी बात करा के छोड़ेंगे इसको। नहीं तो हमें इसको बाद में हमारा एक आदमी जाएगा, वो वहाँ पहुँच जाएगा, फिर वो फ़ोन लगाएगा, हाँ हमारी से बात हो गई मेरी, तो फिर वो दे देगा। नहीं ना, आप भेज दो, आप यहाँ से भेज दो। आपके पास कितने हैं? मेरे पास तो 50,000 रुपये ही होंगे भाई साहब। सर ये था कि 23 तारीख को मेरे पास एक व्हाट्सअप कॉलिंग आया जिसमें
व्हाट्सएप पे जो फ़ोटो दिख रहा था पुलिस वालों का दिख रहा था, 2 पुलिस वाले अधिकारी थे और व्हाट्सएप कॉलिंग हुआ तो मैंने क्या उठा लिया। मैंने उठाया तो बोले हेलो, बोले आप बोल रहे हैं? मैंने क्या जी, बोले आपके बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया है, तो क्या नाम है आपके बेटे का? तो मैंने उसको तो झूठ बोल के अरमान बताया। मेरे को एकदम क्लिक हुआ कि डिजिटल अरेस्ट वाले दिख रहा। जब मैंने उससे बात करी, इस बीच में क्या हुआ कि मेरे एक और मोबाइल था, मैंने उसको इशारा करा, मेरा बेटा भी यहीं था, बोला आपको बेटे को अरेस्ट कर लिया, जबकि बेटा मेरा यहीं था। जब तो मैंने धीरे से उसको इशारा करा कि तू वीडियो इसको उतारना चालू कर। मैंने अपने मोबाइल साउंड पे रखा और उतारना चालू करा। उन्होंने बोला आप तत्काल 1 लाख रुपये दो। तो मैंने कहा मेरे पास 1 लाख रुपये नहीं है। तो बोले कितने आपके पास? मैंने कहा 50,000 रुपये। तो बोले 50,000 रुपये आप एक काम करो, गूगल पेमेंट पे करो, गूगल पे पेमेंट कर दो। मैंने कहा अभी नंबर लिखे हो। फिर उन्होंने नंबर मुझे बताया। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैंने कहा नहीं गूगल पेमेंट मेरे पास नहीं है। तो बोला आप एक काम करो, आप किसी दुकान वाले के पास जाइए, गूगल पेमेंट कर दीजिए इस नंबर पे, नंबर वापस बताइए आप लिख के। फिर मैंने इस बीच में लिखा नंबर, वापस बताया। जब मैंने उसको बातों में उलझा रखा, फिर मैंने कहा आप बात कराइए। तो उन्होंने नकली किसी आदमी से मेरी बात कराई और उसने मेरे से बात करी। मैं उसकी बात भी समझ गया। फिर आखिरी मैंने बोला कि मैंने आपकी वीडियो उतार ली और मैं आपको बंद करा दूँगा। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं देना चाहता हूँ कि पूरे देश में ये डिजिटल अरेस्ट जो साइबर क्राइम कहलाता है, ये साइबर ठग तरीके से लोग तरह तरह के ये नुस्खे अपना रहे हैं और लोगों को परेशान करके किसी तरह नंबर हासिल करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और इस तरह से लोगों को करते हैं। उज्जैन में जब मेरी बड़े अधिकारियों से बात हुई तो करीबन 25 से लोग थे जो लोगों ने पैसे दे चुके हैं। कुछ लोग तो 28 लाख 50 लाख रुपये भी दे चुके हैं। तो मैं सबसे संदेश देना चाहता हूँ, इस तरह का व्हाट्सअप कॉलिंग अगर आपके पास आए, पहली बात तो आप उठाएं नहीं, और उठाएं तो सतर्क रहें और कोई भी पैसे का लेन देन आप नहीं करें। यही मेरी रिक्वेस्ट आपसे सबसे निवेदन है कि मैंने आपको जो वायरल करा है इसलिए करा है कि आप सतर्क रहें। दीपावली से पहले आज महालक्ष्मी सर्वार्थ सिद्धि योग में गुरु पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो गई। एक दिन पहले ही बाजार सज कर तैयार हो चुके थे। खरीदारी का योग होने पर बाजार में रौनक बढ़ने लगी। आज होने वाली खरीदारी में व्यापारी वर्ग के लिए बही खाते का विशेष महत्व होता है। संचार क्रांति के ग्रुप में गुरु पुष्य नक्षत्र में ही की जाती है। व्यापारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कमरी मार्ग पर खासतौर पर व्यापारी बही खाते खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। कल तक इसका मुहूर्त माना गया है। पिछले 6 महीनों से व्यापारी द्वारा बही खाते बनाने की तैयारी की जा रही थी। प्रतिवर्ष अनुसार नक्षत्र पर सुबह से दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। गुरु पुष्य नक्षत्र का योग कल दोपहर तक रहेगा। बही खातों का बाजार सजा हुआ था, जहां सुबह से ही व्यापारियों का पहुंचना शुरू हो गया था। इस बार महंगाई अधिक होने पर पुष्य नक्षत्र के दौरान होने वाला व्यापार व्यवसाय सामान्य रहने की बात कही जा रही है। गुरु पुष्य नक्षत्र से दीपावली का आगाज माना जाता है। 2 दिन बाद 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत भी हो जाएगी। इससे पहले आज गुरु पुष्य नक्षत्र में विशेष खरीदारी का योग होने पर गोपाल मंदिर, सराफा बाजार, पट्टी बाजार, इलेक्ट्रॉनिक बाजार व ऑटोमोबाइल बाजार सज चुके थे। व्यापारी वर्ग का कहना था कि 2 दिन बाद दीपावली की शुरुआत होगी। धनतेरस पर फिर से खरीदारी का विशेष योग बनेगा। इसकी तैयारियां भी व्यापारी वर्ग द्वारा शुरू कर दी गई है। इस बार सोने का भाव काफी अधिक है, बावजूद इसके अच्छे व्यापार व्यवसाय की उम्मीद दिखाई जा रही है। पहले से शुरू हो जाती है। मुहूर्त है 2 दिन का, आज से शुरू होगा और ये मुहूर्त कल तक रहेगा। और ये बही खाते की सारी खरीदी आज सारा व्यापारी वर्ग करता है। जो भी व्यापारी होता है वो आज के दिन पुष्य नक्षत्र के दिन इसकी सबसे ज़्यादा मान्यता होती है। इससे सुख समृद्धि, व्यापार समृद्धि दोनों चीज़ें होती हैं। सभी रेंज की मिल जाएगी, बड़े से छोटे की पूरी रेंज मिल जाती है आपको। इस आज के दिन डायरियों का और बही खातों का, प्रिंटेड डायरियों का सभी चीज़ों की खरीदी होती है। फाइलें, पेन और सारी चीज़ें जो व्यापारी वर्ग को पूरी स्टेशनरी लगती है वो पूरी लगती है। दीपावली के पहले एक रवि पक्ष नक्षत्र आता है। उस दिन तमाम व्यापारी वर्ग अपने लिए बही खाते, पेन, आभूषण और अधिक चीज़ें खरीदने का मुहूर्त रहता है। ये स्थायी चीर मुहूर्त है। इसको खरीदने से आदमी के व्यापार में वृद्धि होती है और अपने व्यापार जो करते हैं उसमें वृद्धि तो होती है, साथ में घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसी तात्पर्य से पुष्य नक्षत्र आता है और व्यापारी वर्ग इस दिन अपनी स्पेशली व्यापारी वर्ग अपने लिए बही दस्तरे और इन सब चीज़ें की खरीदी करता है। कमरी मार्ग चूँकि व्यापारिक क्षेत्र है तो यहाँ पर सभी चीज़ें मिल जाती है आसानी से। वही रजिस्टर मिल जाता है, यही सोने चांदी की दुकानें भी है, यही सभी चीज़ें हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। नरवर एवं आसपास के गांव में उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध किया जा रहा है। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी विरोध दर्ज करवाई। विक्रम उद्योगपुर में निजी कंपनियों के उद्योग स्थापित करने के लिए 7 गांव के किसानों के
2500 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके विरोध में किसानों द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासन को सद्बुद्धि देने सहित अपनी मांगों का एक ज्ञापन लेकर किसान कल्याण समिति के सदस्य मीडिया की शरण में पहुंचे, अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। किसान दिलीप चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी जमीन को लेकर हमने पहले भी ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन कर ज्ञापन दे चुके हैं, पर प्रशासन हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उज्जैन में विकास की दृष्टि से उद्योग के लिए तमाम बिजनेसमैन को आमंत्रित किया जा रहा है। शासन से चर्चा के बाद कई औद्योगिक संगठन अपना उद्योग उज्जैन में लगाने को तैयार भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या जमीन की है। जमीन हम देना ही नहीं चाहते। मामला सर अपने विक्रम औद्योगिकपुरी के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है प्राइवेट कंपनियों के लिए, उसमें हमारी सिंचित भूमि 7 गांव की है और 7 गांव की 700 बीघा ज़मीन है और उसमें 2500 बीघा ज़मीन है और 700 किसान हैं और उनसे प्रभावित करीबन 15,000 लोग हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं और जो विस्थापित होंगे। उस संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को 9 तारीख को ज्ञापन भी दिया था, उनको भी अवगत कराया था कि साहब ये सिंचित भूमि है। हमने अगर इनने 60 दिन का आपत्ति की दिया था तो हमने इनको कोर्ट में 95% आपत्ति भी दर्ज करा दी। 2013 के कानून के तहत 70 से ऊपर होना चाहिए, जो हमारे 95 है। देखा जाए तो 100 है, क्योंकि उसमें 5% सरकारी भूमि है, जैसे राधा कृष्ण राम जन्मभूमि और ये सब। तो हमारी आपत्ति भी दर्ज करा दी हमने। फिर भी अगर हमारी नहीं सुन रहे थे तो ये हमको ITI के तहत हमको प्रमाणित पेपर चाहिए थे, गजट के प्लान के राजपत्र, जो भी इनके पूरे वो थे भू अर्जन के जितने भी सारे डॉक्यूमेंट वो नहीं दिए। हम उनके जितने भी RTI लगाई जा रहे हैं, हमको बिठा के रखते, दिन भर सुनते नहीं है हमारी कोई बात। बैठो शाम तक बिठा के रखते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं। फिर हमने सोचा ये नहीं दे रहे, हमने 2 बार और आवेदन दिया, कई बार दे रखा है। आज हमने त्रस्त होकर आज हमने महाकाल बाबा जो परम पिता परमात्मा जो कालों के काले उनकी शरण में हम गए और उनको आज हमने ज्ञापन सौंपा। और आज हमने ज्ञापन सौंपने के बाद बाबा से विनती करी कि हे परम पिता परमात्मा, तुम तो अंतर्यामी हो। हम 7 गांव के 700 किसान और 15,000 लोग जुड़े हुए बेरोजगार हो रहे, तो आप अगर प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा तो आप हमारी सुनो और प्रशासन को हो सके तो उनको एक ऐसा सद्बुद्धि दो कि हमारे बारे में भी विचार करें। और ये अगर मान लो उद्योगों को लगा है, ये प्राइवेट कंपनियों को भूमि दे रहे, कोई गवर्नमेंट का प्रायोजन तो है ही नहीं। और 2013 के कानून में ये भी प्रावधान है कि आप सिंचित भूमि नहीं ले सकते, जहाँ भी अनुपजाऊ भूमि रखी हुई वहाँ जाके उसका अधिग्रहण करें। तो बाबा महाकाल से भी हमने चरणों में आज आपत्ति लगी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हमने हमारे मन की बात रखी है। यहाँ पे क्या हो रहा है साहब, एक पक्षी सब सरकार की तरफ से सुनवाई हो रही है। आगे की रणनीति ये है कि साहब आप अगर हमारी आपत्तियों के बाद सुनवाई होगी, उसके हिसाब से अगर ये जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से हम आगे हमारा जो भी प्लान रहेगा उसके गवर्नमेंट के जो वैधानिक तरीके से ये जो लड़ रहे हैं हम वो लड़ते रहेंगे। नदी में विसर्जन पर रोक के बावजूद भी लोगों ने नदी में माता मूर्तियों का विसर्जन किया था। इसके चलते शिप्रा नदी की छोटी रपट पर आकर यह मूर्तियां फंस गईं। इन मूर्तियों को हटाने का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। यह मूर्ति बाढ़ में बढ़कर छोटी रपट के समीप एकत्रित हो गई थी। इसे हटाया जा रहा है। उज्जैन नगर निगम द्वारा शिप्रा नदी में फंसी हुई मूर्तियों को हटाने का काम किया जा रहा है। निगम के कर्मचारी मुकेश भाटी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ के पानी में दूसरे स्थान से मूर्तियां बहकर छोटी रपट पर इकट्ठा हो गई थी, जो कि किसी भी दिन हादसे का कारण बन सकते थे। इसे निगम के कर्मचारियों द्वारा हटाने का काम किया जा रहा है। 4 से 5 बड़ी मूर्तियां थी, जिसे निगम ने हटाकर मार्ग को सुरक्षित कर दिया है। भाई ये क्या है कि मूर्तियाँ कुछ बरसात में बह के उधर से पानी का बहाव था, उसके कारण यहाँ आके नदी में छोटी रपट के फंस गई थी। तो अभी इसका सफाई का काम चल रहा है और अभी क्रेन से हम जैसे पानी का लेवल कम हुआ, अंदर जाने की जो रास्ता हुआ, इस टाइम लेके कर्मचारी नाव से जाके रस्से बांध के 2-4 मूर्ति फंसी उनको निकाल रहे। बाकी तो हमने JCB से निकला दी थी आग पहले, लेकिन ये रास्ता नहीं था जाने के लिए, इस कारण छूट गई थी ये। तो ये आज क्लियर हो रही है। सर्वधर्म समभाव के प्रणेता 13 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन के योगदानी, जिन्होंने भारत ही नहीं विश्व में युवाओं के मध्य अपनी अनोखी पहचान बनाने वाले बेंगलोर में जन्मे प्रसिद्ध गांधीवादी व राष्ट्रीय युवा योजना के संचालक संस्थापक डॉक्टर एसएन सुब्बा राव ने राष्ट्र में युवा शिविरों के माध्यम से राष्ट्रीय समरसता व सद्भाव की जो अलग जगाई थी। इसी क्रम में अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उज्जैन द्वारा राष्ट्रीय युवा योजना नई दिल्ली के साथ भय मुक्त, भूख मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त, स्वस्थ भारत के नवनिर्माण में युवाओं की भूमिका व सामाजिक समरसता भाव हेतु 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा शिविर 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। उक्त शिविर में बिहार,
दमनदीव, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, कर्नाटका, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गोवा आदि सहित भारत के 25 राज्यों से अधिक युवाओं की टीम के साथ देश विदेश के युवा सेवाधाम पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर विनोबा सेवा आश्रम संस्थापक, जिन्होंने 35,000 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले एवं जमनालाल बजाज पुरस्कार से पुरस्कृत रमेश भैया जी एवं राष्ट्रीय युवा योजना नई दिल्ली के संजय राय, सेवाग्राम, वर्धा से प्रख्यात मूर्तिकार जालंधर नाथ, अमेरिका से सतपाल एवं सरास बहन सहित झारखंड, बिहार, गुजरात, पांडिचेरी आदि से युवागण पहुंच चुके हैं। शिविर का उद्घाटन 25 अक्टूबर 2024 को विशिष्ट जनों की उपस्थिति में होगा। शिविर का प्रारंभ प्रातः 4:55 पर होगा। प्रतिदिन प्रातः राष्ट्र ध्वज वंदन होगा। सायंकाल को अवरोहण के अतिरिक्त दिन भर युवाओं को विभिन्न सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रतिभाओं के उन्नयन एवं भाषाओं के विनिमय के अतिरिक्त श्रम संस्कार के तहत कार्य होगा। शाम 6 बजे सर्वधर्म प्रार्थना, 18 भाषाओं में भारत की संतान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पूज्य भाई जी के तीसरी पुण्यतिथि 27 अक्टूबर को है। उसी क्रम में अंकित ग्राम सेवाधाम उज्जैन में त्रिदिवसीय राष्ट्रीय युवा योजना द्वारा शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर के युवा भाई बहनों की सहभागिता हो रही है। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने नारा लगाया, भाई जी की कामना सद्भावना सद्भावना, पूरे देश में सद्भावना की गंगा जन जन तक बहे, ये भाई जी जीवन भर प्रयास करते रहे। भगवान महाकाल की अति प्राचीन अनादि कुंभ नगरी से यह संदेश पूरे विश्व में जाए कि भारत अखंड है, भारत की एकता अखंड है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे यहाँ किसी प्रकार का विघटन हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। यही भाई जी का सोचना था। उन्होंने भय मुक्त, भूख मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त, स्वस्थ भारत की कल्पना हमारे युवाओं के माध्यम से की और उसी को लेकर हम 3 दिन में मंथन करेंगे। देश के कोने कोने तक भारत माता की गौरव गाथा पहुँचे। हम सब क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे और आपसी समरसता, सद्भाव के साथ कार्य करने की एक नई दिशा और प्रेरणा इस शिविर से मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। के प्रख्यात विचारक, जिन्होंने दुनिया में गांधी के विचार को शिविरों के माध्यम से पहुंचाया और जगह जगह देश में ऐसे स्थानों पर, दुरूह स्थानों पर शिविर किए जहां युवाओं ने जाकर के प्रेरणा ली। रचनात्मक काम की भी उन्हें प्रेरणा देने का काम शिविर किया करते थे। उसी प्रकार का ये शिविर यहाँ उज्जैन की धरती पर सेवाधाम पहले भी हुआ है। अब हम तृतीय पुण्यतिथि पर यहाँ सुधीर भाई के यहाँ सेवाधाम में ये शिविर होने जा रहा है। कहने को ये 3 दिवस के लिए शिविर लग रहा है। भाई जी की तीसरी पुण्यतिथि पे देश और दुनिया भर से नौजवान महाकाल की नगरी में, विक्रमादित्य की नगरी में और सेवाधाम की नगरी में इकट्ठे हो रहे हैं। भाई जी को इस भूमि से बहुत स्नेह था। यहाँ कई शिविर किए। भाई जी ने बहुत समय यहाँ गुजारा इस ज़मीन पे जहाँ हम लोग खड़े हैं अंकित ग्राम में, तो उनका स्नेह बहुत मिला है इस अंकित ग्राम को। परम पूज्य भाई जी श्री एस एन सुब्बाराव जी की पुण्यतिथि पे आज हम अंकित ग्राम में सारा पूरे हिंदुस्तान के लोग जो कैंपर हैं उनके वो इकट्ठे हो रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो यहाँ सुधीर भाई जी बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखे हैं हमारे सब लोगों के लिए। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, सुधीर भाई जी को, अंकित ग्राम की पूरी मैनेजमेंट। पूज्य भाई जी डॉक्टर एस एन सुब्बाराव, जिनको हम लोग प्यार से भाई जी कहते थे, उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग यहाँ सेवाधाम में एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि हमारे अन्य भाइयों ने बताया कि पूरे देश के भाई बहन इसमें आ रहे हैं
और उसके पीछे एक ही भावना है कि जीवन पर्यंत भाई जी देश और समाज के लिए काम करते करते इस दुनिया से गए। रचनात्मक विचारों को देने के लिए, खासतौर से नवयुवकों में कैसे देश के प्रति भावना जगे, उसका संदेश देने के लिए उनका प्रयास था। भाई जी के नाम पे सद्भावना, शांति, सर्वधर्म प्रार्थना और राष्ट्रीय एकता एक शब्द चिपके हुए हैं और हम सब लोग उसको देश में फैलाने के लिए यहाँ आए हैं। 4 दिन में इस पर हमारा चिंतन मंथन होगा। तीसरी पुण्यतिथि पर सबसे बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। एक तो बहुत पवित्र स्थल उज्जैन की धरती पे मुख्य समारोह है, वैसे देश विदेश में भी भाई जी की स्मृति पे प्रोग्राम रखे हैं और हमारे 1100 संगठनों ने भाई जी से जुड़े हुए, भाई जी के विचारों को मानने वालों ने एक संकल्प लिया है, सबसे अपील की है कि ठीक 27 अक्टूबर को 11 बजे 1 मिनट के लिए सब काम छोड़ के भाई जी को खड़े होकर श्रद्धांजलि देंगे।